कोलकाता की पहचान ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज। हम सबने इसे तस्वीरों में या फिल्मों में तो जरूर देखा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक पुल नहीं है? सच कहूं तो ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा दिमाग चकरा देने वाला अजूबा है जिसकी कहानी किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। तो चलिए आज इस मेगा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के पीछे के उन रहस्यों को डिकोड करते हैं जो शायद आपको हैरान कर देंगे। अब सबसे बड़ा सवाल जो सच में किसी को भी चौंका सकता है, इमेजिन कीजिए एक विशालकाय स्टील का ढांचा जो एक चौड़ी नदी के ऊपर पूरी शान से झूल रहा है। हर दिन लाखों लोग, हजारों गाड़ियां इस पर से गुजरती हैं, लेकिन पूरे के पूरे ढांचे में एक भी नट या बोल्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, बिना एक भी नट या बोल्ट के इतना भारी भरकम स्ट्रक्चर आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ? और मजे की बात तो यह है कि ये कोई नया पुल नहीं है, ये पिछले 80 सालों से भी ज्यादा समय से बिल्कुल अडिग खड़ा है। इतने दशकों का अकल्पनीय वजन, मौसम की मार और लगातार बढ़ता ट्रैफिक, फिर भी ये अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है, मन में ये सवाल तो आता ही है कि आखिर इसे इतने अचूक और स्थायी तरीके से बनाया कैसे गया होगा। इसके विशाल पैमाने का अंदाजा लगाना है तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 26,500 टन स्टील। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। इतनी भारी मात्रा में लोहे को इकट्ठा करना और उसे बिल्कुल सटीक आकार में ढालना, वो भी उस जमाने में, ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और विशाल प्रोजेक्ट था। मतलब उस दौर के हिसाब से ये लिटरली नामुमकिन सा लगता है। इस कहानी में एक और बहुत ही दिलचस्प और गर्व करने वाली बात है, इतने विशालकाय प्रोजेक्ट के लिए ये सारा स्टील आखिर आया कहां से? किसी बाहरी देश से नहीं, बल्कि भारत की अपनी कंपनी टाटा स्टील से। स्वदेशी संसाधनों का ऐसा बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए इस शानदार ब्रिज का निर्माण पूरा हुआ और 1943 में इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया। चलिए अब इसके डिजाइन को थोड़ा समझते हैं। नॉर्मली क्या होता है, कोई भी पुल पानी के बीच में खड़े किए गए मजबूत पिलर्स के सहारे टिका होता है, राइट? लेकिन हावड़ा ब्रिज एकदम अलग है। ये एक कैंटिलीवर डिजाइन है। आसान भाषा में कहें तो नदी के बीचों बीच इसे सपोर्ट देने के लिए कोई पिलर है ही नहीं। ये बस किनारों से अपने खुद के लटके हुए वजन और एक परफेक्ट बैलेंस पर टिका हुआ है। सच में ये फिजिक्स और बैलेंस का एक मास्टर क्लास है। तो पहेली कुछ ऐसी बन रही है, नदी के बीच में कोई पिलर नहीं, जोड़ने के लिए कोई नट या बोल्ट नहीं, और भाई उस समय आज जैसी कोई मॉडर्न ऑटोमेटिक वेल्डिंग मशीनें भी तो नहीं थी। तो फिर ये दसों हजार टन स्टील हवा में एक दूसरे के साथ जुड़ा कैसे है? इस पूरे ढांचे को बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के आखिर कैसे बांध कर रखा गया? चलिए अब इस बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस पूरी इंजीनियरिंग मिस्ट्री का जवाब एक बेहद पुरानी और ऐतिहासिक तकनीक में छिपा है, जिसे रिवेटिंग कहते हैं। आप इसे उस जमाने की वेल्डिंग समझ सकते हैं, लेकिन ये आज की वेल्डिंग से कहीं ज्यादा मुश्किल थी। इसमें स्टील की भारी प्लेटों को हमेशा के लिए जोड़ने के लिए गर्म लोहे की कीलों का, जिन्हें रिवेट्स कहा जाता था, इस्तेमाल होता था। यही वो कमाल की तकनीक है जिसने इस पूरे पुल को आज तक एक साथ जकड़ कर रखा है। अब ऐसा नहीं था कि ये कोई बिल्कुल नया एक्सपेरिमेंट था। ये तरीका इतना सॉलिड और भरोसेमंद था कि 1860 के दशक में दिल्ली में यमुना नदी पर बने पुराने लोहे के पुल में भी इसी प्रमाणित तकनीक का सफलतापूर्वक इस्तेमाल हुआ था। मतलब ये एक ऐसी परखी हुई तकनीक थी जिस पर उस वक्त के इंजीनियर आंख मूंद कर भरोसा करते थे, और इसीलिए हावड़ा ब्रिज के लिए भी इसी रास्ते को चुना गया। लेकिन यहां एक कैच है, ये रिवेटिंग की प्रोसेस बहुत ही खतरनाक और पूरी तरह से इंसानी मेहनत पर टिकी हुई थी। इसके 4 बहुत ही सटीक स्टेप्स होते थे, और जरा सोचिए, ये सब किसी सेफ फैक्ट्री के अंदर नहीं हो रहा था, बल्कि तेज बहती नदी के ठीक ऊपर हवा में लटकते हुए किया जा रहा था। एक छोटी सी गलती और सब खत्म। तो चलिए देखते हैं कि ये 4 स्टेप्स आखिर काम कैसे करते थे। तो पहले स्टेप में मजदूरों को हर एक लोहे की कील यानी रिवेट को एक धधकती हुई भट्टी में डालना होता था। इसे तब तक गर्म किया जाता जब तक कि वो बिल्कुल लाल और खतरनाक रूप से चमकदार न हो जाए। इमेजिन कीजिए वो भयंकर गर्मी। उस लाल गरम लोहे को संभालना किसी कला से कम नहीं था। जहां जरा सा भी ध्यान भटका कि जान पर बनाई। जैसे ही वो लोहा लाल गर्म होता, तुरंत दूसरा और तीसरा स्टेप एक्शन में आता। इस उबलते हुए धातु के टुकड़े को बहुत ही फुर्ती से भारी स्टील गर्डर्स के छेदों में डाला जाता था, और फिर बिना किसी मशीन के सिर्फ और सिर्फ अपनी शारीरिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए भारी हथौड़ों से उसे अपनी जगह पर पूरी ताकत से ठोका जाता था। हवा में लटकते हुए हथौड़े की हर एक चोट का अचूक होना बहुत जरूरी था।
और फिर आता है चौथा स्टेप, जहां आपको असली में फिजिक्स का असली जादू देखने को मिलेगा। जैसे जैसे वो लाल गर्म लोहा ठंडा होता, वो नेचुरली सिकुड़ने लगता था और इस सिकुड़न से लोहे के दो भारी हिस्सों के बीच एक इतनी सख्त और परमानेंट सील बन जाती थी जिससे दुनिया का कोई भी नट या बोल्ट कभी मैच नहीं कर सकता। असल में यही सिकुड़न वो फेविकॉल है जिसने हावड़ा ब्रिज को मजबूती से जकड़ रखा है। एक सेकंड के लिए रुकिए और उस दौर की कल्पना कीजिए। कोई रोबोट्स नहीं, कोई ऑटोमेशन नहीं, बस उफनती नदी के ऊपर इतनी ऊंचाई पर लाखों रिवेट्स के लिए इसी थका देने वाली और जानलेवा प्रोसेस को बार बार रिपीट किया गया। हर एक कील को अपने हाथों से भट्टी में गर्म करना, छेद में फिक्स करना और पूरी ताकत से ठोकना, ये इंसानी मेहनत, पसीने और एकदम सटीक इंजीनियरिंग का एक ऐसा संगम है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। और इसी अविश्वसनीय मेहनत और सटीक रिवेटिंग का ही ये रिजल्ट है कि इस पूरे कैंटिलीवर ब्रिज का वो विशाल वजन और उस पर दिन रात दौड़ने वाले ट्रैफिक का भारी बोझ आज भी हवा में एकदम सुरक्षित तरीके से टिका हुआ है। ये सिर्फ लोहे का एक ढांचा नहीं है, बल्कि हमारे इतिहास की इंजीनियरिंग एक्सीलेंस का एक जीता जागता स्मारक है। उन मजदूरों के जज्बे को सलाम है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर इसे खड़ा किया। तो इन सब बातों को जानने के बाद यह बिल्कुल साफ है कि हावड़ा ब्रिज सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है। यह भारत के उस अटूट आत्मविश्वास और उस दौर के हमारे इंजीनियरों की बेमिसाल काबिलियत का जीता जागता सबूत है। इसे अगर भारतीय इंजीनियरिंग के सुनहरे इतिहास का एक शानदार चैप्टर कहा जाए तो यह बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, है ना गर्व की बात। अब इस पूरे एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। आज हम ऑटोमेशन, एआई और अत्याधुनिक रोबोटिक्स के युग में जी रहे हैं, लेकिन क्या आज की ये एडवांस मशीनें केवल इंसानी हाथों से बनाए गए इस चमत्कार की उस 80 साल लंबी बेजोड़ मजबूती को दोहरा सकती हैं? क्या मशीनें कभी उस इंसानी कौशल और मेहनत को रिप्लेस कर पाएंगी? इस पर जरूर सोचिएगा